Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैडम नहीं है, सर है आज की क्लास में। चलो करो करो, जल्दी सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो करें। यस सर। Yes, sir. यस सर। फंडामेंटल क्वेश्चन है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 ब्लैक बॉल है, 10 ब्लैक 8 रेड है। पहली एक बॉल निकाली, उसको वापस अंदर रख दिया, फिर एक बॉल निकाली विद रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब एक बॉल निकाल के उसको अंदर रखा, वापस दूसरी बॉल निकाल दी। क्लियर हुआ? बोलो, हाँ है ना? यस सर। Yes, इस sir. पार्ट में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, दोनों रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? बोलो। Sir, 4/9. हाँ, क्या आएगा? 8/18। Sir, 4/9. 4/9 कैसे? अच्छा, अपने हाँ, उसको कैंसिल आउट करके भी फिर बोल। से ये गलती अभी है। प्रोबेबिलिटी में कैंसिल कैलकुलेशन करके मत बोला करो। रेशियो जो आ रहा है वो बोला करो पहले, बाद में कैलकुलेशन, ताकि वो समझ में आए सही गलत। Yes, sir. दोनों रेड आनी चाहिए। देखो, पहली चीज आपको 2 बॉल रेड चाहिए, एक नहीं। समझ में आ रहा है? तो पहली बार रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/18 है ना? 8/18. Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बार यस रेड है, सर। इसकी प्रोबेबिलिटी 7/17. 7/17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा, यहाँ ये एक गड़बड़ कर दी, बताओ क्या? सर 17 की जगह 18 आएगा। हाँ, और 7 की जगह सर 7 की जगह तो 7 ही होगा शायद। 7 ही होगा। देखो ना, आपने पहली बार रेड निकाली, उस वापस बॉल को अंदर रख दिया, वापस सिचुएशन तो वही होगी ना, यस Yes, सर। sir. यस सर। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है ना। आपने बॉल निकाली, पहली बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 है, उस बॉल को वापस अंदर रख दिया, अब वापस से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 ही तो रहेगी। अभी भी रेड बॉल 8 ही है, टोटल बॉल 18 है, हाँ है ना? ये समझ में आ रहा है? आ गया सर। फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड। फर्स्ट ब्लैक की बताओ। Sir, 10/18. 10/18। सेकंड बार रेड की। Sir, 8/18. 8/18। 8/18। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, यस sir. सर। थर्ड, वन ऑफ देम इज ब्लैक, अनदर इज रेड। बताओ क्या होगा इसमें? बोलो। कुछ तो बोलो, गलत ही होगा। चल, थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाओ, सिंपल है। एक रेड, तो यहाँ पे क्या लिखूं? B1 R1 R2 B2 क्या लिखूं? Sir, 10/18.
नहीं नहीं, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ फर्स्ट क्या लिखें। जैसे यहाँ पे R1 R2 लिखा है, यहाँ पे B1 R2 लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखें? तो B1 B1 तो दो केस बनेंगे ना इसमें। हाँ तो भाई बोलो ना क्या बनेंगे। सर एक बनेगा B1 R1 और एक बनेगा B2 B1। देखो ऐसा नहीं, यहाँ पे B1 B2, अरे आप एक एक ब्लैक चाहिए और एक रेड चाहिए ना। या तो एक पहली मान लो रेड निकल गई, दूसरी ब्लैक, या तो पहले ब्लैक निकल गई दूसरी रेड, यही तो दो केस बनेंगे। यस यस सर। सर। यस सर। नेमिंग कुछ भी कर दो बोलिए आप। एक ब्लैक एक रेड पूछा था ना, यही तो बोला था। देखो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन कितने फंडामेंटल है कितने बेसिक है आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। दोनों रेड तो R1 R2, दोनों ब्लैक तो पहली फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, यहाँ पे पहली मेंशन है पहली ब्लैक चाहिए सेकंड रेड चाहिए। यहाँ पे दो केस, पहली रेड मान लो सेकंड ब्लैक, या तो पहली ब्लैक सेकंड रेड, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, फर्स्ट रेड। सर 8/18। 8/18। और वापिस फिर ब्लैक निकले। 10/18। 10/18। क्लियर है? यस Yes. सर। यस यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आज के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालो बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो बेस थ्योरम। अब देखो वापस मैं रिकॉल करा रहा हूं, एक पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी, याद आ रहा है ना? अरे बोलो। ये यस लास्ट सर। क्लास में मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बताया था। इसमें बताया था कि मान लो कुछ इवेंट्स हैं E1 E2 E3 जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, और कोई इवेंट है ए एसोसिएटेड उन सबसे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो कैसे निकालते थे? P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 E2 ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता था? इंटरसेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करने थे, तो ये हो जाएगा P ऑफ E1, है ना? बोलो। P ऑफ E1 P ऑफ A by E1, यस P of E2 P of A by E2, P of E3 P of A by E3 and so on। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे क्या था कि कोई सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड इवेंट हो, इसमें ये आपका इवेंट ए हो जो इनसे एसोसिएटेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालते थे। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने ये चीज पढ़ी थी। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कैसे आते थे कि आपको आप डिफाइन करते थे E1 E2 E3 और ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी, हाँ है ना? ए की प्रोबेबिलिटी पूछी, याद आ रहा है? यस सर। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, इसी को आगे रिलेट किया गया, इसी का आगे कंटिन्यूएशन बेस थ्योरम। अब बेस ने क्या बोला कि कभी कभी क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो वही वाला, फिर बेस थ्योरम समझाता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो तीन बैग है, इन तीनों में से किसी से एक से क्या निकाली? एक बॉल निकाली गई, है ना? और वो बॉल गिवन क्या है कि जो बॉल विड्रॉन है वो व्हाइट कलर की है, ये गिवन डेटा ऑलरेडी। पिछली बार तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, Yes, sir. यस सर। इस बार क्या है? व्हाइट बॉल निकली है, ये गिवन है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? पिछली बार इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, इस बार क्या बोला कि बॉल निकाली जिसका कलर व्हाइट है, तो ये गिवन डेटा है। और पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि जो वो व्हाइट बॉल निकली है वो बैग 1 से है, दैट व्हाइट बॉल ड्रॉन, व्हाइट बॉल जो निकाली अपन ने इज फ्रॉम बैग 1,
देखो अब बैग तीन तरह के हैं, वाइट बॉल निकली, अब वाइट बॉल तो बैग 1 से भी आ सकती है, बैग 2 से भी आ सकती है, 3 से भी आ सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तीन तीन बैग है। यस सर। तो वो जो Yes, sir. तीनों बैग का सबका कंसीडर करते हुए वो उन्होंने बोला अगर मान लो बॉल व्हाइट निकली है तो वो व्हाइट बॉल बैग 1 से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा गया। देखो उसी बार बच्चा आंसर बोलते हैं कि सर बैग 1 से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 2/5 5 है, ये आंसर हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बैग और भी तो है, वो भी तो हमको केस कंसीडर करने पड़ेंगे, हाँ है ना, अकेला Yes. एक बैग तो नहीं। Yes, sir. तो व्हाइट बॉल निकली है, अब व्हाइट बॉल निकाल जो आई है किसी ने किसी भी बैग से आ सकती है व्हाइट बॉल। अब वहां पे तो क्या बोला, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम एंड फाउंड टू बी बॉल इज ड्रॉन रैंडम एंड फाउंड टू बी रेड। एक बॉल निकाली गई एट रैंडम, रैंडम मतलब किसी भी बैग से, एंड इट इज फाउंड मतलब ये गिवन है, इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, मतलब वो बॉल व्हाइट निकली। अब वो बैग 1 से निकली हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या बैग 2 से निकली हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पूछ, अब देखो सुनो, अपन ने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, यहाँ पे इवेंट्स क्या डिफाइन किए थे याद करो, E1 E2 E3 बोलो, इवेंट्स क्या डिफाइन E1 B2 B3 को E1 E2 हाँ, E3। इवेंट मतलब बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, याद आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। इवेंट E2 क्या था कि आपने जो बॉल निकाली वो बैग 2 से। इवेंट E3 बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 3, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, इवेंट Yes, sir. हमने माना था जो इवेंट ऑलरेडी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको पहले पूछते थे उसको हम इवेंट ए बोलते थे। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, वही बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, मतलब जो बॉल निकाली बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। और इसको पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज बॉल बैग 1 से निकली गिवन दैट इट इज व्हाइट, तो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 गिवन दैट इट इज व्हाइट, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है ना। Yes, sir. बोलो क्या Yes, पूछी है, sir. प्रोबेबिलिटी E/A, यही पूछा गया है ना। Yes, sir. Yes. तो आपको क्या पूछा गया है, आपको इवेंट्स गिवन है, इवेंट ए गिवन है, लेकिन इसका पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 गिवन इट इज व्हाइट, मतलब E1/A पूछा है ना। Yes, sir. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते थे, ऊपर क्या आएगा, Sir, E1 intersection A upon sir E1 probability of intersection A, very good, E1 intersection A upon P of A। A, याद है सबको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले जो पढ़ाया था। Yes, sir. Yes, sir. अब इंटरसेक्शन अपन कैसे निकालते थे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। E1 इंटरसेक्शन A को लिखने का तरीका बताओ क्या था, P ऑफ, याद करो, E1. P ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय E1 into P of A। P of A. A, E1 has occurred, है ना। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सबसे पहले कंडीशनल थ्योरम अप्लाई कर दी, फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A को क्या लिखेंगे, P ऑफ E1 into P of A, E1 has occurred। और नीचे P ऑफ A को निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी बताया था, वही सेम, P ऑफ E1 into P ऑफ A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. नीचे Yes, लग sir. अप्लाई हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर कंडीशनल। इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम, इसी को क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई ना कोई एक गिवन डेटा होगा, पर्टिकुलर ए गिवन होगा और किसी ना किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो बेस थ्योरम को मैं समराइज कर देता हूँ वापस कि व्हाट इज बेस थ्योरम, कि मान लो कोई इवेंट से एसोसिएटेड E1 E2 E3, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, कोई इवेंट ए एसोसिएटेड विद देम and it is asked find the probability of any of the event given A has occurred। कोई भी एक इवेंट 1 2 या 3 किसी की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे given A has occurred, इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा EI into probability of A by EI, और डिनोमिनेटर में इन सबका सम E1 A by E1 फिर E2 A by E2, ये फॉर्मूला है आपका, प्लस E3 A by E3। लेकिन फॉर्मूला कैसे आया वो तो पता ही चल गया। Yes, sir. सबसे पहले क्या अप्लाई करा अपन ने, कंडीशनल। कंडीशनल में न्यूमरेटर में क्या आता है, कभी भूल जाओ तो इसे याद होना चाहिए, डिराइव कर लो। कंडीशनल ऊपर इंटरसेक्शन नीचे डिवाइडेड बाय ए,
और नीचे का वैल्यू लिखने के लिए क्या अप्लाई कर दोगे, टोटल, और ऊपर को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी सारी की सारी अप्लाई होगी इस फॉर्मूले में, है ना। यस सर। Yes, क्वेश्चन की पहचान Yes, कैसे sir. करोगे कि आपको जो इवेंट ए वो गिवन होगा और किसी ना किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, और आपको वो लिख के प्रॉपरली देखो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ना वो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 मतलब आपको ये डेटा कि इवेंट्स कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर तो फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुटअप करना बहुत इतना टफ नहीं है। इवेंट्स को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है कि E1 E2 E3 आप किसको मान रहे हो, ए किसको मान रहे हो, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ये। इसके बाद तो फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुटअप करना है, वो तो आपको ऑलरेडी आता है। यहाँ पे सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। P ऑफ E1 E2 E3 तो ऑलरेडी गिवन है ना। अरे बोलो यस E1 सर। E1 0.2 दिया है, E2 कितना दिया हुआ है 0.3, और E3 कितना दिया हुआ है 0.5, है ना। यस सर। Yes, sir. ए बाई E1 भी निकाल सकते हैं। ए बाई E1 मतलब Yes, बैग sir. 1 से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, बैग 1 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/5, बैग 2 Yes, से sir. व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/6, बैग 3 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। ये सारी बस वैल्यू पुट अप करने हैं उसके बाद तो। लेकिन स्टार्टिंग स्टेप इंपॉर्टेंट है कि किसको E1 E2 E3 मान रहे हो, ए मान रहे हो, फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अप्लाई करो इस क्वेश्चन में। और आपको मैं बता रहा हूँ अगर इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए इस चैप्टर को इजी क्वेश्चन आपको करके आना है। ऐसा मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी टफ है तो छोड़ के आ जाए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इसलिए चैप्टर का एटलीस्ट एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी जेई का क्वेश्चन हो जाएगा।
हाँ, किया ट्राई। सर हेलो। नहीं हुआ मेरे से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो किया, होना नहीं Yes, होना, sir. अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, सीखना ही तो है अपन को, पहले ही तो क्वेश्चन दिया आपको, अब सीखना अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। आगे 2-3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे मैं करूंगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे भी 2 बैग है, बैग 1 एंड बैग 2, वंडरफुल क्वेश्चन है। बैग 1 है और बैग 2 है, आप लोग ही बताना कैसे करना है इसको। बैग 1 में बोला गया 3 रेड 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स। बैग 2 में क्या है, 2 रेड बॉल 5 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल है। क्वेश्चन को हमेशा देखो, आपने देखा होगा मेरा करने का तरीका, मैं जानबूझ के डायग्राम बनाता हूँ, विजुअलाइज करके चीजें लिखता हूँ, ताकि इवेंट्स को लिखना आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको समझाना तो है ही सही, लेकिन इससे चीजें विजुअलाइज अच्छी हो जाती है। आपको मैंने बताया कि आपको E1 E2 E3 इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना और ए को प्रॉपर्ली डिफाइन, अगर ये आपने काम कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन 75% सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अब बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल को ट्रांसफर किया गया है ना। एक काम ये फर्स्ट टास्क है कि बैग 1 से आपने कोई बॉल निकाली जिसको बैग 2 में ट्रांसफर किया गया, तो वो बॉल कोई भी हो सकती है, रेड व्हाइट या ब्लैक। अब उसके बाद क्या करा गया, किया गया है ना, अब बॉल इज ड्रॉन, सॉरी, बैग 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 2, फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। बॉल को ट्रांसफर करने के बाद फिर यहां से जो सेकंड बैग है इसमें से एक बॉल को निकाला गया, ये सेकंड काम किया गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझ में आया। एक्सपेरिमेंट क्या है, बैग 1 से पहले एक बॉल निकाली, वो बॉल कोई भी हो सकती है, इट कैन बी रेड ब्लैक और ब्लू, एंड इट इज ट्रांसफर टू बैग 2, और ये ट्रांसफर करने के बाद फिर बैग 2 से दूसरी बॉल निकाली गई। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, यहां तक समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट समझना है। अब आगे क्या बोला गया, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक इन कलर। अब ये जो डेटा है, देखो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, ये क्या गिवन है आपको, द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक इन कलर, इसका मतलब ये गिवन डेटा है ना। Yes. Yes, Yes, sir. sir. आपने पहले बैग से एक बॉल निकाली, वो बॉल कोई सी भी कलर की हो सकती है, दूसरे बैग में डाली। अब दूसरे बैग में डालने के बाद जो बॉल निकली है वो ब्लैक कलर की है, मतलब ये गिवन है ऑलरेडी। और गिवन को हम क्या मानते हैं, इवेंट ए, याद आ रहा है। Yes, sir. गिवन को हम क्या मानते थे, जो भी गिवन होता था उसको इवेंट ए मानते थे। देखो पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछली बार जो समझाया था, है ना। Yes, sir. तो अब इवेंट्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इवेंट ए मेरा हो गया कि बॉल, सेकेंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, drawn from bag 2 is black, ये चीज हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेन काम है E1 E2 और ये, वो क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब अच्छा एक चीज और, पहले अगली लाइन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड। अब यहाँ पे बॉल ट्रांसफर करी गई है, ये रेड बॉल ट्रांसफर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। मतलब बैग 1 से बैग 2 में जो बॉल ट्रांसफर करी है ये रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 तरह के बैग थे, Yes, पहले sir. बैग Yes, से दूसरे की बॉल ट्रांसफर कर सकते थे, फिर दूसरी बॉल से बैग निकाली, वो ब्लैक निकली। अब पहले बैग से हमने रेड बॉल ट्रांसफर करी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको पूछी गई। समझ में आया। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. पहले बैग से Yes, रेड sir. बॉल ट्रांसफर करी गई हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ। अब इवेंट्स क्या माने, देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछते वही तो इवेंट मानते, लॉजिक भी तो यही बैठता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछते उसी को तो इवेंट्स मानते हैं, है ना। इवेंट इवन क्या हो जाएगा, Yes, sir. कुछ भी 3/10. कॉमन सेंस हो जाएगा। अगर ये पता चल गया बेस थ्योरम है, तो फिर कॉमन सेंस से क्या अप्लाई कर देंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वही मेरा E1 E2 में से कोई ना कोई एक होगा, अगर बेस थ्योरम अप्लाई हो रही तो, है ना। Yes, sir. इवेंट Yes, इवन sir. क्या हो जाएगा बताओ, वर्डिंग्स में बताओ, पढ़ो। जवाब तो दिया करो, पढ़ना भी नहीं आता है। The transferred ball is red. हाँ बस इतना सा बोलना था, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बॉल ट्रांसफर्ड
इज रेड। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने रेड बॉल ट्रांसफर की, और क्या हो सकती है? ब्लैक बॉल। बॉल Black. ट्रांसफर इज White. ब्लैक। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? White. वाइट बॉल। Ball transfer is white. वेरी गुड। अरे जगह छोटी बोल गई, समझ जाना वो। ठीक है, बॉल ट्रांसफर इज वाइट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. E1 E2 एंड E3 पक्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ, Red. Both रेड बॉल। तो क्या लिखूं यहाँ पे? transfer of red ball. E1 by has A। a gun. Yes, sir. क्या पूछी गई है? E1 by A, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछी गई है? E1 by A। अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. अप्लाई करो फॉर्मूला और निकालो आंसर। फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ऊपर क्या लिखते? E1 A1 intersection. intersection A. हाँ, उसको ओपन कैसे करो? तो P of E1 P of A by E1, हाँ है ना? Yes, sir. यस sir. और नीचे Yes, इसी sir. का सेम सबके लिए, ऐसे याद कर लेना डायरेक्टली। ऊपर क्या आएगा? P of E1 into A of E1 और नीचे सबके लिए सेम फॉर्मूला, नीचे सबके लिए हो जाएगा। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब सबकी वैल्यू पुटअप करो, फिर देखते हैं सही है गलत। हो गया क्या? सर कर रहे हैं। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुटअप करने के बताना है। E1 E2 ये क्या होगा? P of E1 क्या होगा? So 3/9. सर 3/10। देखो E1 मतलब क्या बोला? बॉल ट्रांसफर इज रेड, तो 4/10. रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 by
कितने बॉल है 10 10 है ना? यस सर पहले बैक से रेड बॉल निकली, इसकी क्या हो जाएगी 3/10, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A/E1, तो अगर मान लो आपने रेड बॉल ट्रांसफर कर दी, अब देखो पहले से बॉल कितनी थी यहाँ पे 9, टोटल पहले कितनी थी 9, अब इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी तो टोटल बॉल 10 हो जाएगी। Yes, sir. अब यहाँ पे मान लो रेड चली गई, अब अपन को क्या चाहिए ब्लैक। ए Yes, बाई sir. इवन का मतलब क्या होगा, देखो पढ़ो, ए बाई इवन से मतलब क्या होगा, सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, तो ए बाई इवन कितना हो जाएगा? 5/10. हाँ 5/10, ब्लैक फेवरेबल कितने ब्लैक के 5, और टोटल कितने 10, तो ये हो जाएगा 5/10। ये वापिस वही Yes, sir. 3/10 5/10। E2 प्रोबेबिलिटी, E2 क्या होगा, E2 मतलब ब्लैक बॉल ट्रांसफर करिए तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/10। अब मान लो इधर Yes, ब्लैक sir. चली गई तो इधर ब्लैक 6 हो जाएगी, टोटल बॉल 10। अब ब्लैक कितनी हो गई 6, तो टोटल 10, तो 6/10। यस Yes, सर sir. और सेम इसका भी निकाल लो। Sir, देखो 5/10 आ रहा है. हाँ वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है कि डायग्राम बना के क्वेश्चन समझना कि और क्या पूछा गया है और क्या गिवन डेटा है, और उसके हिसाब से इवेंट्स को अजम्पशन मानना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना, ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, बेस थ्योरम पे हमेशा गारंटी एक क्वेश्चन आता ही है सीबीएसई बोर्ड्स में। और इसके अलावा जेई में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए, आपके सेट में अगर मान लो प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन डाल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप ये स्टार्टिंग के काम अच्छे से कर लो। और अभी घबराना मत, इस पे और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल और एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चन, ये मोर देन इनफ है। आई बात समझ में? यस सर Yes. Yes, sir. थोड़ा बहुत तो समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसमें। इवन E2 E3 ए हमेशा गिवन होता है और किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। आई बात समझ में? यस सर Yes, Yes, sir. sir. चलो एक और वेराइटी है, एकदम शांति से प्रॉपर्ली ट्राई करो, डायग्राम बनाओ और इवेंट्स को डिफाइन करो, देखो क्या पूछा गया। सब लोग ट्राई करेंगे।
देखो सेम वेराइटी पे एक और क्वेश्चन था ये। बॉक्स 1 में 4 रेड, बॉक्स 1 में 4 रेड 5 व्हाइट है। बॉक्स 2 में 3 रेड 2 व्हाइट है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बॉक्स 1 से 2 बॉल निकाल के बॉक्स 2 में रख दी। अब 2 बॉल कोई सी भी हो सकती है, अगेन वही चीज है। फिर बॉक्स 2 से एक बॉल निकाली गई और क्या बोला गया है? White ball है। द बॉल गिवन दैट, नहीं क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both ball transfers are red given that the ball drawn is white। मतलब ये जो है बॉल, सेकेंड बॉल ड्रॉन, ये जो बॉल है ड्रॉन फ्रॉम बैक टू इज व्हाइट, ये गिवन है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो जो गिवन होता है उसको हम कौन सा इवेंट मानते हैं? सर पी ऑफ ए। ए। पी ऑफ ए पी ऑफ ए थोड़ी इवेंट डिफाइन करे ना, प्रोबेबिलिटी थोड़ी, इवेंट तो ए मानोगे ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब E1 E2 किसको मानोगे? E1 E2 E3 टाइप। Even दोनों red, हाँ, E2 प्रोबेबिलिटी दोनों क्या पूछी गई है? white. अब देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ट्रांसफर बॉल आर रेड, ये पूछा गया है। तो इवेंट एक मान Yes, लेते कि दो बॉल ट्रांसफर करिए, बोथ बॉल ट्रांसफर, एक मिनट, बॉल ट्रांसफर्ड आर रेड, ऐसे बोथ बॉल्स, फिर बॉल ट्रांसफर आर बोथ रेड, ऐसे लिखता। और E2 E3 क्या होगा? E2 both are white. हाँ, E3 एक white और एक red. वेरी गुड। बोथ रेड, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। Yes, sir. यस सर। वन इज रेड, अदर इज व्हाइट। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। अब किसकी Yes, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? व्हाट इज आस्क्ड टू फाइंड? both balls are red। इसके P टर्म्स of में बताओ। E1 upon A. E1 अपॉन 1/A। P of E1 अपॉन A। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? हाँ, है ना? यस सर। अब मुझे बस वैल्यू बता दो, फिर वैल्यू पुटअप करने वाली। P of E1 कितना होगा? सोचो, E1 का मतलब क्या है कि दोनों बॉल ट्रांसफर करी रेड। अब ये एक सिंगल एक क्वेश्चन हो गया, इंडिविजुअल क्वेश्चन, एक बॉक्स है जिसमें से 2 रेड बॉल निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? Sir 4/9 into 3/8। वेरी गुड। अभी किया था क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 4/9 इंटू, अरे अभी तो कराया था स्टार्टिंग में Yes, Yes, लेक्चर sir. में। Yes, sir. एनसीईआरटी, अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ने कैसे जेई ने यूज कर लिया है ना, यहाँ पे एक सिंगल पार्ट भी यूज हो गया। बॉक्स 1 से 2 बॉल निकाली, दोनों रेड है, याद आ रहा है? R1 R2। Yes, sir. यस सर। अब मान लो 2 रेड बॉल इधर ट्रांसफर कर दी, अब जो बॉल निकले वो व्हाइट निकले, मतलब अगला अगला आगे पूछा P of A by E1 कि जो बॉल निकले वो व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर दोनों बॉल रेड है, अगर दोनों बॉल रेड इधर चली गई तो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी
एक अब यहाँ पे सिंगल बॉल निकली है, ठीक है। तो देखो अगर 2 रेड बॉल चली गई तो रेड कितनी हो जाएगी? 5 5, और ये 2 5 7, तो टोटल बॉल 7। 2/7 Yes, sir. टोटल बॉल कितनी होगी? 7। अब इसमें से रेड रेड कितनी फेवरेबल? सर 2 2 रेड, अच्छा सॉरी रेड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाइट कितनी फेवरेबल? व्हाइट पूछी ना, व्हाइट कितनी है? 2, है ना? 2. यस Yes, सर sir. yes ठीक है। पी ऑफ E2, E2 बताओ क्या होगा? इवेंट E2 पढ़ो। 5/9 into 5 by 4/8 9. दोनों वाइट मतलब 5/9 इंटू 4/8, है ना? यस सर Yes, sir. A/E2, अगर मान लो दोनों 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दी, अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी? 4 by 7. हाँ, अब दोनों 4 व्हाइट चल गए, अब व्हाइट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 4 यस सर और Yes, टोटल sir. कितनी है? 7। 7 क्लियर? यस यस सर सर yes sir लास्ट बताओ, पी ऑफ E3। अब ये सोच के बताना, एक व्हाइट एक रेड, तो क्या होगा? एक व्हाइट एक रेड, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, यस सर yes sir Yes, sir. या तो पहली रेड और दूसरी व्हाइट, पहली व्हाइट दूसरी रेड, है ना? अभी बताया था कि नहीं? यस सर यस पहली सर रेड हो तो पहली बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 इंटू, दूसरी बार व्हाइट 5/8, पहली बार व्हाइट 5/9 इंटू दूसरी बार रेड 4/8। क्लियर है? यस yes सर sir अब मुझे ये बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, अगर मान लो एक रेड एक व्हाइट ट्रांसफर करेगी, अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7 अगर एक रेड एक व्हाइट डाल दिया तो यहाँ पे व्हाइट 3 हो जाएगी, टोटल 7 है, 3/7। यस सर yes sir अब देखो ये यही था, ये कॉन्सेप्ट है, ये 2 क्वेश्चन जो कराए, इवेंट्स को कैसे डिफाइन किए गए, ये प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है? स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आ जाएगा तो इसके सॉल्व एग्जांपल भी प्रैक्टिस करोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आ रही बात समझ में? यस सर yes sir पक्का समझ में आया? yes यस sir सर yes sir चलो एक और ट्राई करते हैं। वापिस सोचो इस क्वेश्चन को पढ़ के, कैसे इवेंट्स ए क्या होगा, E1 E2 ये क्या होंगे, और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है।
चलो बताओ क्या किया आपने, क्या सोचा, ए कौन होगा? अरे अटेम्प्ट किया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? Yes, sir. ठीक है कोई बात Yes, नहीं, sir. Yes. इट्स ओके। क्वेश्चन टफ नहीं है, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखो, मेरे मेरे पढ़ने का तरीका देखो क्वेश्चन को। 25% ऑफ पॉपुलेशन आर स्मोकर। एक कोई होगा स्टेट या कंट्री जहाँ पे 25% ऑफ पॉपुलेशन आर स्मोकर, तो 25% अगर स्मोकर है तो बच्चे हुए 75% नॉन स्मोकर होंगे, है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, अब आगे sir. बोला क्या, स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। एक स्मोकर को 27 टाइम्स ज्यादा चांसेस है लंग कैंसर के देन अ नॉन स्मोकर। अगर मतलब कि स्मोकर है तो उसको 27 टाइम्स ज्यादा है देन अ नॉन स्मोकर। अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विथ लंग कैंसर, और मान लो उस पॉपुलेशन में से कोई एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया, उसमें से उस पर्सन को डायग्नोस किया है तो उसको लंग कैंसर मिला। अब उसको लंग कैंसर आया, और वो पर्सन या तो हो सकता है स्मोकर हो या हो सकता है नॉन स्मोकर हो, दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने क्या बोला, अब एक पर्सन को सिलेक्ट किया कि उसको लंग कैंसर है, अब पूछा क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ स्मोकर। मतलब जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया वो स्मोकर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ऐसे देखो ध्यान से, एक सिटी जहां पे दो तरह के लोग थे, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, है ना? यस सर। Yes, sir. और उनको एक बीमारी हो सकती है लंग कैंसर की, तो इवेंट ए मतलब उनको लंग कैंसर हो सकता है। अब देखो, अब मैंने कैसे सोचा, एक पहली बात तो मेरे जो इवन इवन ई टू होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब पूरे सैंपल स्पेस को कवर करते हैं, आपस में कोई नहीं। तो यही दो चांसेस थे कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन है स्मोकर। अब कुछ अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद लंग, एक पर्सन, अब इस पॉपुलेशन में से एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया, इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, मतलब उसको ऑलरेडी उसको लंग कैंसर है, मतलब ये गिवन है। यस Yes, सर। sir. तो इवेंट ए Yes, क्या हो sir. जाएगा, सिलेक्टेड पर्सन Person diagnosed with. इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, मतलब जो पर्सन सिलेक्ट किया गया उसको लंग कैंसर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई कि इस जो सिलेक्टेड पर्सन है, इस पूरे में से जो सिलेक्ट करके पर्सन निकाला है ये स्मोकर हो, ये प्रोबेबिलिटी पूछी है। मतलब आप देखो पूरी पॉपुलेशन में कोई भी एक पर्सन सिलेक्ट कर सकते हो, वो स्मोकर हो, तो इवेंट्स इवन टू क्या हो जाएंगे कि पर्सन या तो वो स्मोकर होगा या नॉन स्मोकर। यस Yes, सर। sir. पर्सन इज अ स्मोकर, और ई टू क्या हो सकता है, या तो पर्सन इज नॉन Non. स्मोकर। नॉन स्मोकर, ये दो पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. और यस सर। गिवन इवेंट के उसको डायग्नोस हो गया के अंदर। अब पूछी क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कि पर्सन इज अ स्मोकर, मतलब इवन की प्रोबेबिलिटी पूछी, Even. गिवन दैट ही हैज अ लंग कैंसर, इवन बाई ए, Yes, sir. है ना? ये पूछा गया। यस और ये सर। Yes, sir. को निकालने के लिए हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेस थ्योरम से, न्यूमरेटर में आ जाएगा पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन, डिनोमिनेटर में सेम सबके लिए, ई वन ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू ए बाई ई टू। Yes, sir. ठीक है, अब सुनो ध्यान यस से। अब इंपॉर्टेंट है इनकी अपन वैल्यू निकालते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले पी ऑफ ई वन बताओ कितना होगा। 0.25। 0.25, 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर, Yes, sir. Yes, sir. 25/100 मतलब 1/4, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. पी ऑफ ई टू कितना होगा नॉन स्मोकर, 3/2. 500. 3/4 या फिर 75/100 या 75%, 3/4, हाँ है ना? यस Yes, sir. सर। वैसे पता है इवन ई टू पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर देता है, एक का पता दूसरा वन में से माइनस कर दोगे। Yes, sir. वेरी गुड। अब बोला है कि अब अगला फॉर्मूले के हिसाब से अगली चीजें निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक लाइन और गिवन थी, अ स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप अ लंग कैंसर, मतलब अगर कोई स्मोकर है उसको लंग कैंसर हो
उसके चांसेस 75 27 टाइम्स ज्यादा है देन अ नॉन स्मोकर. स्मोकर हैविंग lung cancer is 27 times more than non-smoker having lung cancer. क्लियर है? यस सर. ठीक है. अब फॉर्मूले के हिसाब से मुझे एक चीज और चाहिए, P ऑफ A बाई E1. A बाई E1 का मतलब क्या होगा? A मतलब पर्सन को लंग कैंसर हो, गिवन E1 मतलब वो स्मोकर हो उसको लंग कैंसर, ये A बाई E1 होगा. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. A बाई E2 मतलब पर्सन जो सिलेक्ट किया गया वो उसको लंग कैंसर हो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है. मतलब मान लो नॉन स्मोकर सिलेक्ट किया गया, E2 इज अकर्ड, मतलब मान लो नॉन स्मोकर है उसको लंग कैंसर हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना? यस सर. Yes, sir. अब तो ये दोनों डेटा गिवन नहीं है, बस मुझे ये चीज गिवन है. तो मान लो इसको अपन बेसिकली ये क्या है, पर्सन नॉन स्मोकर को लंग कैंसर होना मतलब A बाई E2 है, यस सर. है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मान लो अपन ने x मान लिया कि कोई नॉन स्मोकर उसको लंग कैंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो x है. तो स्मोकर को लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 27x हो जाएगी, है ना? Yes, sir. यस तो सर. A बाई E1 आपका हो जाएगा 27x और इसको अपन ने मान लिया x. ये क्योंकि रेशियो के टर्म्स में गिवन थी ना, तो एक को x माना तो दूसरा 27 टाइम्स x हो जाएगा. आप खुद ही पढ़ के देखो. A बाई E1 मतलब कि मान लो सिलेक्टेड पर्सन स्मोकर है तो उसको लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 27 टाइम्स x. मान लो सिलेक्टेड पर्सन नॉन स्मोकर है तो उसको लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी को x माना, तो स्मोकर को लंग की कितना हो जाएगी, 27x. अब इन सब की वैल्यू पुटअप करोगे आपका आंसर है, क्योंकि x तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है ना, x तो वैल्यू है ना, ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आ जाएगी. आई बात समझ में कि नहीं? यस सर. Yes, sir. ठीक है, जो आंसर आएगा उसको k बाई 10 से कंपेयर करोगे तो k आ जाएगा. Yes, sir. थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है कैसे हो रहा है क्वेश्चन? ये थोड़ा टफ होंगे, स्टार्टिंग में Yes, टफ लगते sir. हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको रिपीट ट्राई करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन फिर से ट्राई करोगे तो आता जाएगा समझ. Okay, sir. हाँ, थोड़ा Yes, लेवल sir. तक देखो, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्लास का लेवल बढ़ता है, थोड़ा सा टॉपिक टफ होता है, आधे बच्चे छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं. अब जैसे स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ 50 थी, अभी 40 रहेगा, 10 बच्चे आधे रास्ते में गिव अप दे दिया. ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है. लेकिन कोई भी चीज एकदम से समझ में थोड़ी आती, पहली बार में अगर समझ में आ जाए तो फिर तो टॉपिक कभी टफ होगा ही नहीं, है ना? ठीक है. अब जैसे बेस थ्योरम, आपको मैं बेस थ्योरम समझा रहा हूँ, 4-5 एग्जांपल करूंगा, करवाऊंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना वो, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे फिर क्लैरिटी आएगी. आई बात समझ में? ठीक. अब इसको ट्राई Yes, करो. sir.
अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो ध्यान से। इन अ टेस्ट एन एग्जामिन, कोई एग्जामिन है जो पेपर दे रहा है, स्टूडेंट है मान लो कोई, आइदर गैसेस और कॉपीज और नोज द आंसर, है ना। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, 4 ऑप्शन है, या तो तुक्का मारोगे, या आस पड़ोस का देख लोगे, या फिर आपको पता है उस क्वेश्चन का आंसर। 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 choices, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स गैस इज 1/3। वो गैस मारे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। वो कॉपी करे आस पड़ोस से, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यहाँ तक स्टॉप कर दिया ना, 2 चीज दी थी। तो प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीज इज 1/8। अब देखो क्या दिया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, मतलब उसने आंसर कर दिया। अब देखो वो आंसर या तो करेक्ट होगा या तो गलत होगा। अब करेक्ट होने के अलग अलग चांस हो सकते हैं, या तो उसने तुक्का मारा और सही हो जाए, या तो पड़ोसी का देखा और सही हो जाए, या उसको पहले से पता हो और सही हो जाए, है ना। ये 3 पॉसिबिलिटी में आंसर करेक्ट आ सकता है। Yes, sir. Yes, अब sir. उन्होंने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज आंसर इज करेक्ट गिवन ही कॉपीज। मतलब ये पता है ऑलरेडी कि उसने पड़ोस से कॉपी करा है और उसका आंसर सही आए, कॉपी करने के बाद सही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। अगला क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट हिज गेसेस, उसने तुक्का मार के सही आंसर निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यूज द आंसर टू द क्वेश्चन, क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन दैट ही आंसर करेक्टली। अब उल्टा पूछा, गिवन दैट ही आंसर करेक्ट, मान लो उसका आंसर करेक्ट आया है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ उसको आंसर पहले से पता था। क्या गिवन है कि उसका आंसर करेक्ट आया है, हाँ, है ना। Yes, sir. क्या गिवन है, गिवन दैट ही आंसर करेक्टली, मतलब इसने जो आंसर किया वो करेक्टली किया है। अब करेक्ट करने के तीन कारण हो सकते हैं। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कि प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब गिवन डेटा को ढंग से उतारते हैं। in a test an examiner either guesses or copies हो रही है, ठीक है। अब सुनना ध्यान। probability that he makes a guess 1/3, probability that he copies 1/6, probability that he knew the answer। अच्छा मुझे बताओ इवन ई टू इवेंट्स क्या मानेंगे, बताओ। एक पर्सन एक एग्जामिनर में बैठा है, वो एक क्वेश्चन को आंसर करता है, या तो वो करेक्ट होगा या तो रॉन्ग होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब वो जो आंसर करता है वो 3 तरीके से करता है, या तो वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा, या तो वो गैस करेगा, या तो उसको पता है कॉपी करेगा। तो इवन ई टू इट किसको माने, Gas को भी उड़ाते वाले। 3 पॉसिबिलिटी ये है ना। देख कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Yes, इसमें sir. 3 पॉसिबिलिटी है। या तो ही गेसेस, या ही नोज द आंसर, या ही कॉपीज, है ना। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, बोलो। और ये पूरे सैंपल स्पेस को कवर, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो ये 3 पॉसिबिलिटी से सॉल्व कर सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, गैस करने की 1/3, कॉपी की 1/6, तो बच्चा वाइस से आ जाएगा, है ना। Yes, sir. मतलब देखो एक क्वेश्चन है, मान लो ये एक्चुअली क्या है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके, या तो उसको पता है या गैस करेगा, या है ना। और वो सॉल्व करने के बाद या तो करेक्ट होगा तो रॉन्ग, लेकिन हमको करेक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर है। अब क्या देखो गिवन क्या है, गिवन दैट ही सॉल्व करेक्टली, तो ये इवेंट ए हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. जो गिवन होता है उसको ए मानते हैं, गिवन इज सॉल्व करेक्टली,
और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगी ये? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यो द आंसर, उसको आंसर पता हो, नो द आंसर मतलब E2 गिवन A हैज अकर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, आपको सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है, E1 पता है, E3 पता है, E2 निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6, ये कितना हो जाएगा? 3/6 1/2, 1/2 आएगा, Yes, sir. Yes, sir. ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो A Yes, बाई E1 sir. और ये मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से A बाई E1 कितना होगा? 1/8. क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, 1/4. सॉरी कितना, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन ही कॉपीज इज 1/8, हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीज, मतलब ये क्या गिवन है? A बाई E3 1/8, प्रोबेबिलिटी हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस, ये कितना हो जाएगा? 1/4 है ना? Yes, sir. अच्छा, अब लॉजिकली बताओ, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता और वो करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. 1। वेरी गुड, है ना? अगर मुझे आंसर पता है तो वो तो करेक्ट ही हो ना। मान लो एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि भाई इसका आंसर A है, मतलब या फिर आपको आंसर पता है ऑलरेडी, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो डायरेक्ट क्लास का ही था और उसको सॉल्व करके आंसर A आपको पता है, उसको आप A लिखोगे तो अगर आपको आंसर पता है उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी ना। Yes, sir. लॉजिक है कि नहीं है? पढ़ो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी दैट ही सॉल्व करेक्टली गिवन दैट इज नो, अगर उसको पता है उसका आंसर तो उसकी करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी तो 100% होगी। बोलो, Yes, नहीं समझा? sir. हो गया Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व? अब वैसे वैल्यू पुट अप करनी फॉर्मूले में, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है टफ लगाओ, इन्हीं क्वेश्चन को घर पे रिपीट सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और आपके होमवर्क के लिए रखा है मैंने। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस चैप्टर की 13.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, तो आप आज घर जाके 13.3 को अच्छे से ट्राई कर लेना। 13.3 होगी मेरे हिसाब से, उसमें बेस थ्योरम पे पूरे क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व एग्जांपल पे। पहले तो ये क्लास का नोट्स अच्छे से पढ़ना, सॉल्व एग्जांपल ट्राई करना, और फिर उसके एनसीईआरटी के सॉल्व। Yes, sir. ठीक, ओके चलो ठीक, आज के लिए इतने रखते हैं। इस टॉपिक को हम ओपन सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओपन सेशन में मैं इस टॉपिक को, बचा हुआ जो एक छोटा सा टॉपिक को कवर कर दूंगा। ठीक है।